आप सबको हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस टाइमली देख सकें। आज मेरी शादी थी और जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा और सामने बैठी अपनी हसीन दुल्हन को एक नज़र देखा तो लाइट चली गई। मैं आगे बढ़ा और मोबाइल फ़ोन जेब से निकालने लगा ताकि उसकी लाइट ऑन कर सकूं कि अचानक मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि किसी ने मुझे मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया था। ये कोई और नहीं, मेरी बीवी थी, क्योंकि जब वो मेरे वजूद के साथ लगी तो उसकी चूड़ियों की खनक, उसके जिस्म से उठती परफ्यूम की दिलफरेब खुशबू, उसके पैरों में पहनी पायलों की आवाज़ मेरे आसपास गूंज रही थी। मैं इस वक्त खुद को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान महसूस कर रहा था। जब शादी की रात होती है तो लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि तुमने ज़्यादा से ज़्यादा शर्माना है, नहीं तो तुम्हारा दुल्हा ये सोचेगा कि तुम पहले से ही ये सब कुछ कर चुकी हो, यानी तुमने किसी काम में पहल नहीं करनी है, नहीं तो वो तुम्हें बदकिरदार समझेगा। लेकिन असल बात तो ये है कि पहल किसकी तरफ से भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग यानी हम मर्द इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं। और अब मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत लम्हा जी रहा था कि अचानक से लाइट आ गई, क्योंकि जाहिर है शादी वाला घर था, जनरेटर का इंतज़ाम किया गया था। थोड़ी देर के बाद लाइट बंद हुई तो जनरेटर ऑन करने में 5-10 मिनट लग गए। जैसे ही लाइट आई तो मैं सामने का मंजर देख के पहले हैरान हुआ और फिर हंस पड़ा। मेरी बीवी फिर से अपनी जगह पर बैठ गई थी और शर्माते हुए नजरें झुकाते हुए बैठी थी। पता चल रहा था कि अभी भी जाकर जल्दी से बैठी है। मैंने कहा कि ये क्या था बेगम साहिबा, अंधेरा हुआ तो आप मेरे करीब आ गई और जैसे ही रोशनी हुई मुझसे दूर भाग गई। इसके पीछे कौन सा राज है? उसने कहा कि मुझे शर्म आती है। मैंने कहा तो इसका मतलब अंधेरा करूं तो तुम मेरे पास आ जाओगी? तो उसने कहा हाँ। हाँ, मैं सर हिला दिया। मैं बड़ा खुश था। मेरी बीवी खूबसूरत भी थी, शोख और चंचल भी थी और मेरे लिए दिलो दिमाग से तैयार हुई थी कि हम लोग एक दूसरे के हो जाएं। यानी उसने मुझे दिलो दिमाग से कबूल किया था। वो मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी? मेरे दिमाग में किसी शख्स की ऐसी बात आई जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनी थी, तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगा कि वो कैसी कैसी बातें कर रहा था। लेकिन मेरी बीवी तो किसी परी से कम नहीं। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे दुनिया में ही हूर मिल गई हो, जो हूरों जैसी खूबसूरत भी थी और हूरों जैसी पाक भी। मैं आगे बढ़ा तो वो मजीद शर्माने लगी। मैं उसके सामने बैठ गया। मैंने उसके लिए मुंह दिखाई की तो वो फिर से एक कंगन लिया था तोहफे के तौर पर, जो कि सोने का था। मैंने उसके नर्म और नाजुक कलाई में वो पहना दिया और कहा कि आज से तू मेरी हो गई और मैं तुम्हारा हो गया। इससे पहले कि मैं मजीद प्यार मोहब्बत भरी कोई बातें करता, दरवाजे पर दस्तक हो गई। मैं हैरान तो होता कि रात के इस टाइम हमारे कमरे का दरवाजा किसने बजा दिया, लेकिन मुझे पता था कि यह हरकत मेरी माँ के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आधी रात को हमारे दरवाजे के बाहर मौजूद होती। उसी में थी बस। और इनके पास ही ये सब करने की वजह भी थी। मुझे अंदाजा था कि वो किस लिए आई होंगी। उन्होंने एक नज़र अंदर झांक के देखा और मेरे हाथ में वो चीज़ पकड़ा दी। मुझे पता था कि ये क्या होगा। मैंने एक सफ़ेद चादर को पकड़ लिया और अम्मी से कहा कि छुपा के ले जाना। लेकिन अब ना तो इसको छुपाने के लिए लेके जाना मेरे लिए मुमकिन था और ना ही बीवी से छुपाकर इसको बेड पर डालना मेरे लिए मुमकिनात में से था, क्योंकि मेरी बीवी को पता था कि मेरी माँ आई है और अभी उसकी नज़र भी मेरे पर ही थी। मैं वापस पलटता तो वो देख लेती कि मेरे हाथ में क्या है, और मेरी शेरवानी को कोई इतनी बड़ी जेबें तो नहीं लगी हुई थी कि मैं इसके अंदर पूरी बेडशीट छुपा सकता। खैर, अम्मी को मैंने कह दिया कि ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरा शेर जैसा बच्चा है तू, बस मैं तो सिर्फ तेरी खुशी चाहती हूँ। मैंने कहा कि जी अम्मी, मुझे पता है, आप फिक्र नहीं करें और परेशान भी मत होइएगा। खैर, सब ठीक ही होगा। अम्मी वहां मुझे दुआएं देती हुई चली गई। जाते जाते उन्होंने अपनी बाईं आंख से एक आंसू भी टपका दिया, जिसका मतलब था कि शायद उनका बेटा किसी मुहाज पे जा रहा था। खैर, मैंने दरवाजा बंद किया और मेरी बीवी ने देख लिया कि मेरे हाथ में क्या है। वो एक सफेद चादर है। मैंने कहा
कि अब तुम मेरी बीवी हो, तुमसे क्या छुपाना, देखो हम लोग तो गाँव के सीधे साधे लोग हैं, ये सब तो यहाँ चलता है, तुम्हें पता ही है। उसने कहा कि हाँ, शहर से पढ़ लिख कर ज़रूर आई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गाँव में अभी भी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ये सब कुछ नॉर्मल है। मेरी बीवी ने ज़्यादा गुस्सा भी नहीं किया और उसके लहजे से लग रहा था कि वो वाक़ई इन चीज़ों को भी नॉर्मल समझ रही थी। मुझे इस पहले ही अंदाज़ा हो गया कि उसे किसी बात का डर नहीं था, और होता भी क्यों? वो इस गाँव के शरीफ ख़ानदान से थी और उसके अब्बू ने इस मुल्क की बहुत खिदमत की थी। इसके बाद वो रिटायर हो गए थे और उन्होंने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, यानी कि गाँव से बाहर, और वो शहर से पढ़ लिख कर आई थी। पढ़ी लिखी, खूबसूरत, समझदार लड़की थी, कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं थी कि जो किसी की बातों में आ गई होती। खैर, उसने कहा कि अब तुम्हारी अम्मी ने चादर भेजी है, तो इसको बिछा भी दो, नहीं तो फिर से बाद में वो तुमसे सवाल करेंगी। मैंने कहा कि हाँ, ये तो है। खैर, हम फिर से साथ ही बैठे थे कि अचानक से लाइट चली गई। गाँव में आजकल बहुत ज़्यादा लाइट जाती थी। मैंने कहा कि बार-बार लाइट क्यों जा रही है, लेकिन फिर मुझे मेरी बीवी की बात याद आई कि जैसे ही लाइट जाएगी तो वो मेरे पास आ जाएगी। इसलिए मैं खामोश हो गया और उसके बाद मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी आँख खुली, सामने का मंज़र देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जैसे ही मैंने बेड की तरफ देखा, मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। फिर मुझे इस शख्स की बात याद आई जिस पर थोड़ी देर पहले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो मेरी आँखों के सामने आ गया था। दरअसल मैं अपने खानदान का इकलौता बेटा था और ये शादी मेरे खानदान में बहुत अरसे बाद हुई। यानी आखिरी शादी मेरे बाबा की हुई थी और इसके बाद मेरी शादी हो रही थी। इसलिए सारा खानदान बहुत खुश था। हम लोग भी खाते पीते जमींदार लोग थे। खुशियां मनाने के लिए हमें ये भी सोचना नहीं पड़ रहा था कि कितना खर्चा हो जाएगा। हमें तो बस खुशी मनानी थी, नाच गाना करना था। मेरी होने वाली बीवी का घर ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए बारात ने बस एक घर से निकलकर 2 गलियां पार ही करनी थी। पर इस तरह मज़ा कैसे आता जब तक बारात के आगे डांस ना किया जाए। लोगों को सुकून नहीं मिलता। इसीलिए सबने इरादा किया कि बारात मेरे घर से निकलेगी, लेकिन फिर पूरे गांव का चक्कर काटती हुई वापस घर तक आएगी। यानी कि पूरे गांव के चक्कर काट के लड़की को लेकर इसके बाद घर आएगी, ताकि सबको खुशी मनाने का मौका मिल सके। नाच गाना हुआ, मैं नोट उछाले गए मुझ पर। तब कहीं जाके पता चला कि अशरफ मियाँ की शादी हो गई है। मुझे भी कोई मसला नहीं था। हम लोगों ने इसी तरह किया, लड़की को रुखसत करवाया। वहाँ भी बहुत अच्छा खासा टाइम गुजारा। उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो मैं गाड़ी से निकलने लगा कि एक फ़कीर मेरे पास आया और मुझे दुआएं देने लगा, यानी कि उसे पैसे चाहिए थे। मैंने इतना खुश था कि 5,000 का नोट ही निकाल कर उसको देने का इरादा किया। जब जेब से 5,000 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए, वो भी हैरान हुआ और उसने भी मुझे खुशी भरी नज़रों से देखा, और फिर उसने एक नज़र मेरी बीवी को देखा। मुझे लगा कि वो अब यही कहेगा कि अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, और खुश हो जाएगा। लेकिन उसने मेरे कान के करीब आकर ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि तू बड़ा नेक इंसान लगता है, लेकिन ये लड़की तेरे काबिल नहीं है। इसका तो मैं खुद 2 दफ़ा हलाला कर चुका हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गया। फिर मुझे गुस्सा आया कि मैं इस फ़कीर को एक नज़र देखा जो मेरी बीवी को भी देख रहा था। वो मेरे पास खड़ा होकर उल्टी सीधी बातें कर रहा था, जबकि मैंने उसे इतने पैसे दे दिए थे। मैंने कहा कि चल जा यहाँ से, माफ़ कर, निकल जा। उसके जाते जाते मुझे कहा कि बहुत पछताओगे, और वहाँ से चला गया। मुझे उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया और अपनी बीवी के साथ घर में दाखिल हुआ। मेरी बीवी को इस कमरे तक पहुंचा दिया गया और मैं रस्मों रिवाजों में उलझ गया। मेरी कज़नों ने और बहनों ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा कि रास्ता रुकवाई के पैसे देने हों, तब आपको कमरे में जाने देंगे। इसके बाद मैं अपने कमरे में आया था। मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। उसने भी बहुत अच्छे तरीके से मेरा इस्तकबाल किया था। उसने मुझे कहा था कि वो रिवायती दुल्हनों की तरह शर्मा भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि हम दोनों ने ज़िंदगी को मिलके शुरू करना है। वो पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन अब जब मैं बेड की तरफ देख रहा था तो हैरान ही रह गया। मेरी बीवी बाथरूम में चली गई थी। जब वापस आई तो उसने भी मुझे हैरान होते हुए देख लिया था। उसने कहा कि क्या हो गया, आपको किसी और चीज़ की उम्मीद थी? मैंने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? घर वाले बातें करेंगे। मैंने कहा कि हमें इस चादर को कहीं छुपा देना चाहिए, पर मेरी बीवी ने कहा कि क्यों? जिस मकसद के लिए उन्होंने चादर दी थी, इनको इस वक्त शर्म नहीं आई जो अब हमें ये चादर वापस करते हुए शर्म आएगी?
मैं खामोश हो गया। मुझे मेरी बीवी के लहजे में गुस्सा महसूस हो रहा था। बात थी ही ऐसी, इसको रस्म कहकर किया जाए या रिवाज कहकर किया जाए। बात तो ये अजीब सी ही थी। खैर, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि अब आप चले जाएं यहाँ से। थोड़ी देर में औरतें आती होंगी, इसके बाद औरतें जाने, इनके काम जाने, मैं जानूं, मुझसे सवाल करेंगी। आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी ये आप ही हैं जो इस मामले में इतना बोल रहे हैं और हर बात पे नजर रखे हुए हैं, वरना मर्दों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने कहा कि हाँ, जब मुझे रिलीफ मिल रहा है तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। तुम जानो और औरतें जाने। मैं मुस्कुराकर वहां से चला गया। वही बात हुई कि जब मैं वापस जा रहा था तो औरतें कमरे में आने की तैयारी कर रही थी। मेरी अम्मी बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी बहू तो मेरी आंखों का तारा है। मैं तो इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, क्योंकि जो उनको चाहिए था वो उनको मिल चुका था। मैं भी बहुत खुश था, पर मुझे उस फकीर की बातों पर अभी तक गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने एक दोस्त से बात की। मैंने कहा कि यार, इस फकीर को तलाश करो, मैंने इसे 2 थप्पड़ लगाने हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि जब इसकी कही बात सच्ची नहीं हुई तो तुझे क्या। मैंने कहा कि इसे शर्म नहीं आती लोगों की बेटियों के बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हुए, जबकि मेरी बीवी तो सिर्फ मेरी ही है। फिर वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा था, हवा में तीर क्यों चला रहा था। मुझे कहीं मिल गया तो मैं इसे 2 थप्पड़ लगाए बगैर नहीं जाने दूंगा। मेरे दोस्त ने कहा कि छोड़ यार, हो सकता है वो पागल हो। मैंने कहा कि इतना भी पागल नहीं था। 5,000 रुपए का नोट देकर तो बड़ा खुश हो रहा था। उसके बाद हमने इस मौजू पे बात नहीं की। वलीमे की तकरीब भी हो गई। मेरी बीवी मेरे घर में एडजस्ट हो गई और अच्छे तरीके से रहने लगी। लेकिन उसकी नौकरी अभी भी शहर में ही थी, इसलिए उसे रोज जाना होता था। शहर 45 मिनट दूर था, तो आने जाने से यहाँ से तकरीबन 1 डेढ़ घंटा ज़ाया हो जाता था। एक दिन उसे वापस आने में बहुत देर हो गई। मेरी अम्मी ने तो घर सर पे उठा लिया कि अंधेरा हो गया है। मैंने कहा कि अम्मी, अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी सिर्फ शाम के 5:30 ही बजे हैं। सर्दी का मौसम है, इसलिए अंधेरा हो गया है। अब क्यों खुद को परेशान होकर मुझे भी परेशान कर रही है। पर अम्मी का कहना था कि तू अपनी बीवी पे नौकरी छुड़वा दे। हम जमींदार लोग हैं, हमें अपनी बहू से काम करवाना अच्छा नहीं लगता। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हमें पैसों की कमी है? मैंने कहा कि नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं की जाती। इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर उसने नौकरी नहीं की तो फिर उसके पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा? अम्मी ने कहा कि अब उसे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। साल भर में बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद बच्चा संभालेगी या बैग पकड़ के ऑफिस जाएगी। तेरी बीवी है, अभी से ही इसको समझा ले। मेरी माँ ने तो रिवायती बातें ही करनी थी, लेकिन मैं जानता था कि ये इतना आसान नहीं है। मेरी बीवी ने मुझे पहले ही पैगाम भिजवा कर कहा था कि वो शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती है, और इस वक्त मैंने हाँ बोल दिया था, क्योंकि मैं इसकी खूबसूरती के आगे बेबस हो गया था। और मैंने सोचा था कि बस चाहे कुछ भी हो, मैंने इसी से शादी करनी है। इसलिए जो कहा मान गया था। पर अब मैं इसे कैसे कहता कि इसे नौकरी नहीं करनी। मैं अपनी बीवी से हर तरह से कम था और इसे रोब में आया हुआ था। उसकी खूबसूरती में भी मैं उससे कम था, और उसने मुझसे ज़्यादा तालीम हासिल की हुई थी। वो मुझसे ज़्यादा अच्छी नौकरी करती थी, मुझसे ज़्यादा पैसे कमाती थी और बोलने का तरीका भी रखती थी। इधर तो मैं गाँव का बंदा था, वो भी तो गाँव ही की थी, लेकिन उसने बाहर कुछ साल जो गुजार लिए थे, इसलिए उस पर असर हुआ था। और मैं अभी तक गाँव की रस्म और रिवाज में ही फंसा हुआ था। मेरी बीवी वापस आ गई और मैं इसे परेशानी का इजहार किया, लेकिन मैं इसे काम पे जाने से रोक नहीं पाया। पूरा महीना इसी लड़ाई में गुजर गया कि मेरी बीवी काम पर क्यों नहीं जा रही है। लेकिन जब महीने बाद उसने हम सबके सामने 2.5 लाख रुपए रखे तो हम हैरान रह गए। मेरी अम्मी भी खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो लाखों कमाती है। क्यों? ये बात तो सच है कि कोई जितना भी अमीर हो, पैसे आते हुए किसी को भी बुरे नहीं लगते। अब मेरी अम्मी भी यही बातें नहीं करती थी, लेकिन मेरी बीवी का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा होता जा रहा था। वो मुझे हर चीज़ में डिग्रेड करती थी, जैसे मुझे किसी बात का पता ही नहीं। वो कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं। मुझे इस बात पे गुस्सा आता था, आखिर को वो मैं मर्द था। मर्द के अंदर अल्लाह ने अना बहुत रखी होती है। वो मुझे क्यों ऐसे कहती थी, जैसे मुझे तो किसी भी बात का पता नहीं है। मेरी बीवी के बाजू पर एक निशान था, जैसे उसे कोई टांका लगाओ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कोई बहुत चोट लगी थी, तो उसने कहा कि ये नहीं, ये तो पैदाइशी निशान है, जबकि वो टांके के निशान जैसा था। मैं उसके निशान को पहचान सकता था, क्योंकि मैं बचपन में बहुत शरारती था और मेरे सर पे भी टांके लगे हुए थे और घुटनों पे भी। इसीलिए मुझे पता था कि ये निशान है तो टांके का ही। पर वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? आजकल मेरी बीवी के पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। तब मैं ज़्यादातर टाइम फ़ोन पे ही गुजारता था।
हम ज़िम्मेदार लोग थे और एक दफ़ा मेहनत कर लेते थे तो फिर पूरा साल बैठ के खाते थे। हमारे बाग बिक जाया करते थे और लाखों रुपए मिलते थे और पूरे साल का खर्चा निकल रहा था। मेरी बीवी को तो खुश होना चाहिए था कि ऐसा शौहर मिला था जो ज़्यादातर वक्त मसरूफ़ नहीं रहता था, उसे टाइम भी दे सकता था। पर यहाँ पर काम उल्टा था, मेरी बीवी के पास टाइम ही नहीं था। एक दिन मेरी बीवी किसी से बहुत हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा कि किससे बात कर रही थी? तो कहने लगी कि अपनी अम्मी से बात कर रही थी। मैंने कहा कि फिर फ़ोन काटने की क्या ज़रूरत थी? उसने कहा क्योंकि मैं आपको टाइम देना चाहती हूँ इसलिए। ये बात मुझे कुछ हज़म नहीं हुई क्योंकि वैसे तो उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता था। खैर मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे पता क्या था कि कुछ दिन बाद मुझे ऐसी बात के बारे में पता चलेगा कि मैं बुरी तरह हैरान रह जाऊँगा। एक दिन इसी तरह मैं बैठा हुआ था और अपने फ़ोन पर रील्स देख रहा था जब मेरे सामने एक ऐसी रील आई जिसका ताल्लुक यूँ तो औरतों से था, लेकिन मैं इसे देखने पे मजबूर हो गया। देखने में आया था कि आजकल बहबूदे आबादी वालों ने एक चीज़ निकाल दी थी जो कैप्सूल के नाम से मशहूर थी, जो औरत बाजू में रख दिया जाता था और फिर 3 से 5 साल तक इसके यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं होती थी। जब इस कैप्सूल को निकाला जाता तो एक टाँका लगता था और कैप्सूल बाहर निकल जाता था। वो लोग समझा रहे थे कि आप भी इसका इस्तेमाल करें, लेकिन जब उन्होंने दिखाया कि कैप्सूल निकल जाने के बाद टाँका लगता है, तो इस जगह लगता है, तो मैं हैरान रह गया क्योंकि मेरी बीवी की बाजू पर भी इसी जगह पर एक टाँका लगा हुआ था और ऐन इसी जगह पर इस तरह से ही लगा हुआ था जैसे वो लोग दिखा रहे थे। इसका मतलब क्या था कि मेरी बीवी ने अपने बाजू में से भी कैप्सूल रखवाया था कभी। मेरी माँ बच्चे का शोर डाल रही थी कि अब बच्चा हो जाना चाहिए क्योंकि हमारी शादी को 3-4 माह हो चुके थे। उन्होंने कहा कि बच्चे की खुशखबरी मिल जानी चाहिए। लोग तो अगले महीने ही खुशखबरी सुना देते हैं, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक खबर नहीं सुनाई। जितनी देर करोगे इतनी देर से बच्चा इस दुनिया में आएगा। आखिर को 9 महीने का होता है, तो इसमें भी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ फ़िलहाल बच्चे का कोई सीन ही नहीं था और मेरी बीवी ने कहा था कि वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। मेरी बीवी मुझसे बहुत सी बातें छुपाती थी और बातें वही छुपाता है जो गलत रास्ते पे होता है। एक दिन मेरी बीवी फ़ोन पर बात कर रही थी, किसी मर्द की बुराइयाँ कर रही थी और मुझे लगा कि अपने किसी रिश्तेदार या जानने वाले के बारे में बात कर रही है। फिर मैं हैरान रह गया जब आखिर में उसने कहा मेरा नाम। पहले वो कह रही थी कि वो तो है ही बेवकूफ़, इसी बात की समझ नहीं है किसी की। वैसे ही जैसे गाँव के जट होते हैं, बस जिसकी तरफ लगा दो, उस तरफ लग जाते हैं। शुक्र है कि मैंने उसे फ़िलहाल शादी की, ना ज़्यादा सवाल करता है, ना पूछता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आती। जब वो मुझसे ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करता है, तो मैं इंग्लिश में किसी चीज़ का ज़िक्र कर देती हूँ और फिर वो चुप कर जाता है। वो समझता है कि मैं कोई बड़ा काम कर रही हूँ, लेकिन इसे क्या पता अंदर की बात क्या है। बस इसके बाद मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए शक का बीज दफन हो गया था। कोई गड़बड़ तो ज़रूर थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि मुझे इस निशान के बारे में बताओ, तो उसने कहा कि मेरा पैदाइशी निशान है। वो बार-बार मुझसे झूठ बोल रही थी, लेकिन एक तरफ हमारी शादी की पहली रात थी जो ये बात साबित कर रही थी कि मेरी बीवी गलत राह पर नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी हरकतें, उसकी बातें सब ये ज़ाहिर कर रही थी कि जैसे वो ठीक नहीं है और लोग भी कह रहे थे कि ये लड़की बड़ी तेज़ है। समझ नहीं आती थी कि मैं किसकी बात पर यकीन करूँ। फिर मुझे इस फ़कीर के बारे में याद आया कि उसने ये बात क्यों की थी। मुझे फ़कीर को तलाश करना था, उसका हुलिया तो मुझे अच्छी तरह याद था और वो हमें इस गाँव में ही मिला था। पर मैं उसे कहाँ तलाश करता, मुझे पता नहीं कि वो कहाँ लग रहा था और वैसे ही मुझे असल बात का बता सकता था वो, वरना वो ऐसे किसी लड़की के बारे में इतनी बड़ी बात क्यों करता। ज़रूर कोई ना कोई बात तो थी। मैंने अपना दिमाग चलाया और गाँव के चाय वाले के पास चला गया। शायद उसे उस फ़कीर के बारे में पता होता। मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि हाँ, वो फ़कीर इसी गाँव का है, लेकिन रहता कहाँ है, ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि वो फ़कीर तो है, उसे अक्सर भीख माँगते हुए सड़कों पर ही फिरता है। मैंने कहा कि जैसे ही वो नज़र आए तो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया और कहा कि अगर उसे ये काम कर दिया, तो मैं उसे कुछ पैसे भी दे दूँगा, वरना वो मेरा ये काम क्यों करता। वही बात हुई कि 3 दिन बाद मुझे चाय वाले की कॉल आ गई। उसने कहा कि वो फ़कीर मेरी दुकान पर बैठा है, चाय पी रहा है, अब जल्दी आ जाए। मेरा घर नज़दीक ही था, मैं फ़ौरन चला गया। जब उसने देखा मुझे, तो ऐसे ही तासुरात दिए कि जैसे उसे पता था कि मैं उसके पीछे ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा कि अपनी बीवी के बारे में ही बात करनी होगी। मैंने कहा कि तुम उसे कैसे जानते हो? तो उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बीवी इस गाँव में रहती हो, तो मैं इसके बारे में जानता नहीं था? मैं इसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो शहर में क्या करती रही, ये भी जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से शहर भी जाता हूँ।
मैंने उसे यहाँ से कई दफ़ा आते-जाते देखा और एक दफ़ा उसके साथ जिस शख्स को देखा तो मैं उसका पीछा करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वो शख्स हमारे गाँव का एक बहुत बड़ा दलाल है और तुम्हारी बीवी के साथ इस तरह से पेश आ रही थी जैसे उसकी कोई बहुत ही ख़ास रिश्तेदार है। तुम्हारी बीवी पहले भी 2 दफ़ा शादी कर चुकी है, उसे तलाक हुई है और वो हलाला भी करवा चुकी है। ये सब कुछ उसने शहर में किया है और जिस शख्स से उसने हलाला करवाया है, वो मेरा जानने वाला है। मैंने कहा, लेकिन तुम तो फ़कीर हो। उसने कहा, जी हाँ, फ़कीर हूँ, लेकिन ये सब काम भी करता हूँ। मैंने कहा कि फिर तुम कौन-सा अच्छा काम करते हो? उसने कहा कि हाँ, मैं कोई अच्छा काम नहीं करता, पर तुम्हारी बीवी भी कोई अच्छा काम नहीं करती। फिर मैंने उसे बीच की बात भी बता दी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मैंने कहा कि लेकिन शादी की रात तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तो उसे पाक समझा था। उसने कहा कि ओ भाई, कौन-सी दुनिया में रहते हो? ज़रा अपना फ़ोन निकालो। मैंने अपना फ़ोन निकाला तो उसने मुझे कहा कि इस दवाई का नाम लिख के चेक करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जब मैंने उस दवाई का नाम लिखा तो मैं हैरान रह गया। वो एक कैप्सूल था, जिससे औरत अपने आप को कुंवारा साबित कर सकती थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, तभी तो वो मुझे बेवकूफ़ समझती थी और कहती थी कि मुझे किसी बात का नहीं पता है। हमारा सारा ध्यान इस बात पे था कि चादर पर दाग लगता है या नहीं, लेकिन दाग तो हमारी इज्जत में लग चुका था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, इससे झगड़ा नहीं करना था। मैंने अपनी बीवी को तलाक देने का फैसला कर लिया, लेकिन अभी ये बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि घर वालों को बताऊंगा तो उन पर क्या गुजरेगी और मेरी बेइज्जती अलग होगी। मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, वो कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला, तो इतना बड़ा पागल है। मेरी बीवी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। वो अपने घर चली गई है। उसको पता है मैं उसे लेने के लिए ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं उसे अभी लेने के लिए नहीं जाना चाहता था। मैं उसके नाम तलाकनामा भिजवाना चाहता था, पर इससे पहले मुझे ये बात अपनी अम्मी को बतानी है। और वो तो मेरी बीवी से इतनी खुश थी कि अगर उनको ये सब पता चला, तो इनके दिल पे क्या गुज़रेगी। आप लोग मुझे बताएँ कि मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी औरत को छोड़ देना चाहिए या फिर उसे माफ़ कर दूँ? अगर मैं आप में से कोई मेरी जगह होता, तो वो फिर क्या करता?